हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 10th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में से ऑप्शनल शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है चैप्टर में से, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका बेसिकली इसमें जुड़ा हुआ है। इस आपके चैप्टर में ज्योग्राफी प्लस आपका इन्वायरमेंट है, तो इसलिए हमें देखना जरूरी है। और बहुत सारी स्पीसीज की इसमें बात की गई है और इसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं की आपके संरक्षण की आपका प्रोसेस है और IUCN ने किस प्रकार से उनको डेंजर्ड, इंडेंजर्ड और आपका जर्नल, इन जर्नल की जो कैटेगरी है उसमें उनको सेवा उनकी फॉर्म में किया है। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर, ताकि हम लोग इनको याद कर सकें, हम इसको अच्छे से आपका देख भी सकें। तो इन सारी चीजों को हमें आपका देखने की और कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम इनको अच्छे से आपका पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम इनको अच्छे से आपका समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है, आगे बढ़ जाएं इसमें। तो कल हम लोगों ने देखा कि कैसे एक दूसरे पर ये सारी चीजें आपका डिपेंडेबल है, कैसे एक दूसरे पर ये आपका निर्भर करती हैं। इन सब चीजों को हमने देखा और कैसे आपका दुर्लभ, अति दुर्लभ ये जातियां हैं, इन सभी को हम लोगों ने आपका देख लिया। क्लियर है? तो मैं आपको जो था यही समझा रहा था कि आपका वनरेबल की स्थिति क्या होगी, ठीक, और ये सारे चीजें आपका किस प्रकार से हम इनको अच्छे से आपका समझ सकते हैं। तो आपने इसमें बहुत अच्छे से आपका देख भी लिया होगा और आपका पढ़ भी लिया होगा कि किस तरीके से आप इसको एक एक करके इन सभी को बहुत अच्छे से पूरी स्थिति में आप लोग देख सकते हैं, पूरी स्थिति में आप लोग आपका समझ सकते हैं कि ये किस तरह से है। ठीक, अब देखिए, फिर उसके बाद हम लोग इस वाले आपकी जो हमारा पूरा ये सेम आपका पैटर्न था, इस पैटर्न को हम लोग आपका देख रहे थे और इस पैटर्न को पूरा समझ रहे थे कि ये किस प्रकार से है। क्लियर है? चलिए, ध्यान दीजिए। तो हम पूरा इन सबको आपका देख चुके थे, कैसे क्या है और कैसे हम देखे थे कि आपका उपनिवेश में हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या कुछ चीजें हैं, इनको हम लोगों ने आपका देख लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने इसमें पूरा एक एक करके गौर करके सारी चीजों को हमने इसमें देखा कि ये किस तरह से है, किस प्रकार से इसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। क्लियर है? चलो, हम ध्यान दे रहे थे इसको, आगे देखते हैं। चलिए, ये हम इतना देख लिए थे। अब देखिए, एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिए, ताकि कोई भी चीज आपकी कंफ्यूजन की स्थिति में जो है आपकी ना रहे बेसिकली। चलिए, अब हम थोड़ा सा आप जो है आज यहां से बात करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग इसमें आपका छोड़ गए थे इतना। यहां से आगे हम लोग एक एक करके इन सारे चीजों पर, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग गौर करके आपका बहुत अच्छे से देखेंगे। तो एक बार जितना पढ़ा है उसमें कोई भी आपका डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत से वन अधिकारी, पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। कह रहे जो हम लोग आपका पशु चराते हैं, ईंधन के लिए जो आपका लकड़ी काटते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे वन कम हो रहे हैं। यदि भी इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये बात बिल्कुल नकार दें, कुछ सच्चाई तो उसमें हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु आवश्यक लकड़ियों की पूर्ति पेड़ों की टहनियों से काटकर की जाती है, ना कि पूरे पेड़ काटकर। तो वनों की पारिस्थितिकी तंत्र के
मूल्यवान वन पदार्थ, खनिज और अन्य संसाधनों का संचय कोष है जो तेजी से विकसित हो रहा है। तो औद्योगिक शहर अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच के संघर्ष के अनुकूल की परिस्थितियां पैदा करते हैं कि हर स्थिति में कैसी है, एक अलग परिस्थिति को आपका क्या करते हैं, ये पैदा करते हैं। ठीक, अब थोड़ा देख लीजिए हिमालयन यव संकट में। हिमालयन यव है वो संकट में है, क्यों है, थोड़ा सा उस पर हम लोग आपका बात करेंगे। ऐसा है कि वो संकट में है। ठीक, देख लीजिए हिमालयन यव चीड़ की एक प्रकार की सदाबहार वृक्ष, एक औषधि है जो हिमालय के हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। पेड़ों की छाल, पेड़ों की पत्ती, टहनियां और जड़ों के टकसोल नामक रसायन से निकलती है। तो कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है और इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक यानी कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यवों के हजारों वृक्ष सूखे पड़े हैं। और क्या हो गए हैं कि हजारों वृक्ष आपके सूख गए हैं। कहां पर, चाहे आपका हिमाचल रहा हो, आंध्र प्रदेश रहा हो। और जो आपको पता है कि कैंसर के लिए बड़ी टॉप दवाई है, बड़ी अच्छी है, टक्सोल। क्या बोलते हैं, टक्सोल। तो टक्सोल के जो वृक्ष हैं वो भी कंटिन्यू आपका क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। और कारण आप जान रहे हैं कि जो आपके टक्सोल के वृक्ष हैं उनका सूखने का मुख्य कारण क्या रहा है। आप इसको अच्छे से गौर कर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि क्या कारण है। ये टक्सोल के जो वृक्ष हैं जो आपके सूख रहे हैं। ठीक, आप देखिए कह रहे हैं कि भारत में जैव विविधता को कम करने के वाले कारकों में वन्य जीव का आवास का विनाश है। कह रहे कि एक फैक्टर और है जिससे कि जैव विविधता कम हो रही है और वो है आपका जीवों का विनाश। जंगली जानवरों को मारना और आखेटन, पर्यावरण प्रदूषण, विषय कारक एवं दावा दनल की आदि की समस्या है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का आवंटन व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोष बड़ी संख्या में माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक औसत से 40 गुना ज्यादा है, तो इस प्रकार 5% धनी लोग में कुल 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा 5% लोग ही पर्यावरण का रखरखाव ही में कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से कितना उपभोग कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, कौन कहां से कितना किस प्रकार उपभोग कर रहा है, ये देखना भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। देख लिया, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लीजिए थोड़ा सा। सांध घाटी में मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगाती है। क्या लगा रही है, बांस का प्लांटेशन हो रहा है। क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट में जो बांस है वो बहुत बड़ी मात्रा में उगता है। कैसे होता है, बहुत बड़ी मात्रा में बांस जो है उगता है। चलिए, छोटे छोटे जंगली उत्पाद को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती आदिवासी महिलाएं। यानी कि
आदिवासी महिलाएं छोटे के जंगल के जो उत्पाद है नेचुरल उनको वापस इकट्ठा करते हैं। जंगल में सूखी लकड़ियां पत्तियां हैं उनको भी आपके इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं। तो सारी चीजों को वो लोग बड़े अच्छे से आपका मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। कह रहे क्या आप जानते हैं कि भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि यानी कि वेटलैंड सूख चुकी है। 70% भारतीय जल क्षेत्र यानी कि वाटर बॉडीज आपके प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव वन क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं। जंगली क्षेत्रों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्यिक दृष्टि से आपके कीमती पेड़ों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीवियां आपके लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। ये सारी कंडीशन इतना जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी कहां पर? भारत में। तो ये लुप्त होने की जो कंडीशन है आपकी कगार है ये देखने को मिल रही है। क्लियर है? आगे देखिए, वन और वन्य जीव जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है बल्कि जैव संसाधनों का विनाश संस्कृति विविधता का विनाश से आपका जुड़ा है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वन पर आधारित समुदाय निर्धारित किए जाते हैं। आर्थिक रूप से ही हाशिए पर पहुंचे गए यह समुदाय खाने पीने औषधि संस्कृति अध्यात्म इत्यादि के वन और वन्य जीव पर निर्भर है। गरीब वर्ग भी महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना चारा जल तथा अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जा रहा है और कई बार उन्हें संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का कम समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन की कटाई का परोक्ष परिणाम सूखे बाढ़ में भी गरीब आपके तबके में अधिक प्रभावित है। इन स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम है और कह रहे हैं कि इसका सीधा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव के लिए कल्याणकारी है तथा आवश्यक है कि वन और वन्य जीव संसाधन के संरक्षण की सही नीति अपनाई जाए। क्या हो सके कि हम सही टेक्निक को अपनाएं और उसको एक्सेप्ट करें कि ये किस तरह से है, क्या चीजें हैं। क्लियर है? तो हमें इन सबको आपका एक बार बहुत अच्छे से देखने की गौर करने की क्या है आवश्यकता है। देख लिया? चलिए अब बात करें आगे। कह रहे हैं कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव और वन आपका तेजी से हो रहे ह्रास का मतलब उनमें कमी आ रही है के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। परंतु हमें वन और वन्य जीव संरक्षण का आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन का संध्य साधन जल वायु मृदा बने रहते हैं। यही विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशु जीन्स विविधता को संरक्षित करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कृषि में अभी भी परस्पर फसलों की पर निर्भर करता है। जलीय जीव विविधता
मोटे तौर पर मछली पालन रखने पर निर्भर करती है। 1960 और 1971 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। वन्यजीवों के आवास संरक्षण में अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची में प्रकाशित की गई है। इसी कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटा जाति में बचाव, शिकार, आपदा प्रबंधन पर वन्यजीव आवास की कानूनी संरक्षण, जंगली जीव में व्यवहार रोक लगाने बारे प्रबल जोर दिया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव पशु विहार यानी कि सेंचुरी स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार के कई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिनका उद्देश्य खतरे में पड़े कुछ लोग, विशेष वन्यजीव को संरक्षण। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, आपका कश्मीरी हिरण, हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, जलीय, लवणीय और आपके घड़ियाल, एशियाई शेर तथा अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिकारा, भारतीय गोंडा वन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण और आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया गया है। अभी जिन हम जंतुओं की बात कर रहे थे, जिन जीवों की बात कर रहे थे, सरकार ने इनको संरक्षण देने के लिए कानून पारित किया। अगर कोई व्यक्ति इनका शिकार करता है या इनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है किसी भी प्रकार से, तो उन पर क्या होगी? कानूनन कार्रवाई होगी। ठीक उसका प्रावधान इसमें आपका साफ साफ जो है वो किया गया है। और ये सारी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। क्लियर है? इन चीजों को हम लोग इसमें इतना देख चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं और इतना गौर कर चुके हैं। तो फिलहाल यहां तक अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो हम मेरे प्यारे बच्चों इसमें और आगे बढ़ जाते हैं। देख लिया? अब है बाघ परियोजना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाघ परियोजना भारत में चली है। बाघों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अनोखी पहल हमारे सामने है। देख लिया? चलिए, वन्यजीव संरचना में बाघ यानी कि टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। टाइगर को हम बाघ कहते हैं। चीता अलग होता है, बाघ अलग होता है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश के 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर 1,827 रह गई है। बाघों को मारने में, उनके व्यापार में चोरी करना, आवासीय स्थलों को सकोड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कमी होना, जनसंख्या में बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में आपका प्रयोग के कारण जाति लुप्त होने की कगार पर आपका पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल में दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध है, अतः ये देश के शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने के लिए मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। कौन सा आपकी योजना चली है? प्रोजेक्ट आपका टाइगर। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु देखिए बचाने का प्रयास तो है, लेकिन उसके साथ क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बड़े व्यापार में जीव जाति को बचाना। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिका वन्यजीव आपका पशु सेंचुरी, असम में मानस रिजर्व, और केरला में आपका पेरियार, और भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के इसके क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे हैं इसके मुख्य उदाहरण है। ठीक, ये हमको देखने की आवश्यकता है। देख लिया? डाउट किसी का यहां तक? आगे बढ़ जाएं। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी, ये पूरी आपकी परियोजनाएं थी जिनके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा और जो हिरण है उसके लिए आपका संरक्षण की बात की गई है। इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इन्हें। असम में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा। और क्या मिलते हैं यहाँ पर, हिरण देखने के लिए मिलते हैं। कह रहे हैं कि आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है, जो कीट पतंगे हैं उनको भी महत्व दे रहे हैं। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों आपका तितली, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी आपका संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में आपका पौधे की 6 जाति पहली बार इस सूची में रखी गई थी। क्या रखी गई थी? पहली बार इस सूची में रखी गई थी। भारत में वन्यजीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है और उनकी स्थिति का आप मानचित्र का आकलन कीजिए। क्या करना है, उनकी जो स्थिति है वो आपको देखनी है, और जो उनका मानचित्र है उसका भी क्या करना है, आपको आकलन करना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप इसमें देख लीजिए। कुछ पूछना है और पूछ लीजिए। कोई डाउट है आपका, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है पूरे चैप्टर के दौरान, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमने कितनी सारी चीजों को इसमें अपना एक एक करके हमने बहुत अच्छे से हमने इसमें पढ़ लिया। एक एक करके बहुत सारी चीजों को हमने इसमें देख भी लिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और कल इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।